हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नरेशन की प्रैक्टिस क्लास में। नरेशन हम पढ़ चुके थे बढ़िया से, ठीक है। मुझे लगता है 4 क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाया हूँ जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि हाँ सॉल्व कैसे करना है। अब तक तो हमने क्वेश्चंस देखे थे, प्रैक्टिस करी थी और थोड़े मेथड्स देखे थे, थोड़े फॉर्मूला जो भी आप कह सकते हो उसको, है ना, थोड़े रूल्स वगैरह हमने देखे थे कि क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इन सबको देखने के बाद अब हमारी बारी आती है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की, ठीक है। कुछ लगभग जितने भी 2 क्लासेस में लेता हूँ 2 क्लासेस में जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे मैं कराता हूँ। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दे ही दूंगा विद आंसर्स, वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिस क्लास का पहला प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले पहले आपको PDF मिल ही जाएगी, है ना। और हाँ, बस फिलहाल तो इतना ही है कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा, 2 क्लासेस मैं करा दूंगा, बाकी आपको करना है। लेकिन हाँ, करनी जरूर है प्रैक्टिस, क्योंकि मैं कहता हूँ कि बहुत ईजी सेक्शन है, कंप्लीट करके चलना है, ठीक है। चलो बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, प्लीज कुड यू टेल मी द वे ही सेड। अब देखो, पहली बात तो ही सेड है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेड टू का चेंज आस्क्ड में होता है, यहाँ पर 2 जगह रिक्वेस्टेड लिखा है। सेड टू का चेंज या तो आस्क्ड में होता है और यहाँ पे 2 जगह क्या लिखा है, रिक्वेस्टेड लिखा है। अब ध्यान से देखो कि कैसे क्या करोगे। देखो एक चीज़ तुम हमेशा ध्यान रखना, पता है क्या, सेड टू का चेंज आस्क्ड में तो होता है, बात तो ठीक है। लेकिन बच्चे जब भी प्लीज़ आता है ना, तो प्लीज़ को हटा के कुछ और लगाते हैं। कभी भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो प्लीज़ ऐसा का ऐसा उठ के नहीं आएगा कभी भी इनडायरेक्ट में। और इतनी समझदारी तुम्हें है तो आंसर ए और बी दोनों गलत होंगे, समझ रहे हो। जैसे एक्टिव से पैसिव भी बनाया तुमने, है ना, इससे पहला चैप्टर में तुमने पढ़ा। तो जब भी प्लीज़ होता है उसके बदले रिक्वेस्टेड लगा लेते हैं, कुछ और लगा लेते हैं। लेकिन कभी भी प्लीज़ को ऐसा का ऐसा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या एक्टिव से पैसिव में कैरी नहीं करते हैं। प्लीज़ के बदले कुछ आ जाता है जो दिखाए कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात हुई है। तो ए और बी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ आ गया। बाकी सी और डी देखो, ही रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम द वे। दोनों सेंटेंस सेम है क्या? अच्छा, ओहो, तीसरे में भी प्लीज़ दे रखा है, वाह साहब वाह। तो आंसर बचा डी फॉर डॉग। आंसर क्या बचा? डी फॉर डॉग। हालांकि आंसर ए बी में से कुछ हो भी सकता था एक बार को लगाएं तो, लेकिन देखो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं, बेसिक मिस्टेक्स हैं। ABC तीनों में प्लीज़ आया है, तीनों गलत हैं, डी फॉर डॉग ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दे सेड टू हिम वी विल डिस्ट्रॉय योर होमस्टीड। देखो भाई, असर्टिव सेंटेंस है तो सेड टू का चेंज टोल्ड में तो करोगे। देखो यहाँ सेड टू का सेड टू है, सेड टू का चेंज टोल्ड। अगर सेड टू का चेंज सेड टू है तो भाई ए फॉर एप्पल तो गलत हो गया। टोल्ड हिम के बाद देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है तो कंजक्शन आएगा दैट। यहाँ कंजक्शन आया है, यहाँ कंजक्शन आया है, इसमें कंजक्शन ही नहीं आया है। और अगर कंजक्शन नहीं आया है, बिफोर बॉल गलत है, बचा सी, बचा डी, दैट दे। अब देखो ध्यान से सुनो, विल प्रेजेंट है, विल का चेंज किस में होगा? वुड में होगा, कैन में तो हो नहीं सकता। सी गलत, बचा डी फॉर डॉग। बहुत आसान है यार। यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस ही सेड। अब ही सेड के बाद देखो दैट आया किसी में, इसमें दैट आया, इसमें दैट आया, यहाँ पे दैट नहीं आया और यहाँ पे दैट नहीं आया, मतलब बी और डी के गलत होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। बचा ए, बचा सी, ही सेड दैट। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे दिया तो है नहीं सेकंड पर्सन कौन है ना। मान लेते हैं कि उसने मुझसे कहा, है ना, तो मुझसे कहा होगा तो मी सेकंड पर्सन हो जाएगा, मी का आई बन जाएगा। हो सकता है उसने हिम से कहा हो तो हिम का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। भाई बन तो दोनों सकते हैं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। आपको एक बात पता होनी चाहिए, कैन का चेंज कुड में होता है अगर मेन क्लोज पास्ट में हो। यहाँ पर कैन का कैन लिखा है, यहाँ पर कैन का कैन लिखा है, कैन का चेंज किस में होता है? कुड में होता है। कैन गलत है, कुड ठीक है, इसलिए आंसर ए फॉर एप्पल। प्लीज सिट डाउन ही सेड। अब देखो मैं आपको इसलिए कहता हूँ, जैसे सेड आया तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्लीज़ आ गया। लेकिन एग्जामिनर कितना चालाक है, उसने चारों में से कहीं भी, 4 ऑप्शंस में से कहीं भी क्या नहीं दिया, 4 ऑप्शन में से कहीं भी रिक्वेस्टेड नहीं दिया और प्लीज़ भी नहीं रखा है। ना तो रिक्वेस्टेड है ना प्लीज़ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो कैसे बनेगा। देखो ही सेड हर, देखो सेड के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिविंग ऑब्जेक्ट तो सेड के साथ आ ही नहीं सकता। कभी भी आप सेड लिखोगे ना, ये बात मैं आपको क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर मैं कहता हूँ ही सेड तो ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा दैट वाला, क्योंकि सेड अपने साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेता है। सेड अपने साथ हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट लेता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लेता है। अगर सेड के साथ तुम्हें कोई लिविंग ऑब्जेक्ट रखना है ना, ही सेड हिम, ना, या ही सेड हर, गलत हो जाएगा भाई। सेड टू,
सेड अपने साथ प्रपोजिशन टू लेगा, टू अपना ऑब्जेक्ट किसको बनाएगा, हर को बनाएगा। सेड जो है लिविंग को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि जब भी आप कुछ कहेंगे, कहना लिविंग नहीं हो सकता है, कहना हमेशा नॉन लिविंग होगा, तो सेड के साथ हर नहीं आ सकता, एक बात, ठीक है। डी फॉर डॉग तो गलत हो गया। नहीं, दूसरा देखो, ही सेड प्लीज सिट डाउन, उसने कहा कि भाई प्लीज बैठ जाओ। 3 ऑप्शन बचे हैं, दैट सिट डाउन। अब एक चीज़ और देखो, ही टोल्ड हर तुमने लगाया, बिल्कुल ठीक है भाई, सेट टू का चेंज टोल्ड में कर दिया। माना तुमने कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, माना उसने हर से कहा है, इमेजिन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ही टोल्ड हर इतना ठीक है, दैट लगाया ठीक है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ दैट असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं, और अगर सेंटेंस असर्टिव होगा तो अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड सो ऑन होना चाहिए। लेकिन ये जो अगला सेंटेंस है डायरेक्ट सिट डाउन लिखा है, इस सिट डाउन वाले सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, सिट होती है वर्ब, डाउन होगा एडवर्ब। दैट लगने के बाद अगला सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं रख सकते, दैट लगाया है तो अगला सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, और जैसे कि सेंटेंस असर्टिव नहीं है तो सी फॉर कैट भी क्या है, गलत है। ही सेड दैट, ठीक है साहब। शी कुड सिट डाउन और ही आस्क्ड हर टू सिट डाउन, उसने कहा बैठ जाओ। बचा ए और बचा बी। देखो भाई, बी फॉर बॉल आंसर हो सकता था, लेकिन कुड किसी भी तरीके से क्या नहीं दिखाएगा, प्लीज सिट डाउन नहीं दिखा सकता, समझ रहे हो, प्लीज सिट डाउन कुड किसी भी तरीके से नहीं दिखा सकता। आंसर बनाओ ए फॉर एप्पल, आंसर बनाओ ए फॉर एप्पल, चौथे का ए बनेगा। देखो तुम ना कुड से तुम रिक्वेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम रिक्वेस्ट दिखा दो, नहीं है ना। प्लीज सिट डाउन जो वो उसने कहा है कि कृपया बैठ जाइए, वो मॉडल तुमने जो लगा दिया कुड का तुमने यूज़ कर लिया, मुझे लगता नहीं इसकी कोई ज़रूरत है, और कुड तो खास करके नहीं आ सकता, समझ रहे हो। अगर तुम हम्बली किसी से कुछ कह रहे हो तो उसके लिए कुड का यूज़ नहीं कर सकते, कुड इस प्रकार का कोई सेंस रखता ही नहीं है। तो बी फॉर बॉल गलत है, आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। ही आस्क्ड हर, देखो ही का ही, आस्क्ड आपने हर अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट रख लिया, अच्छी बात है। टू लगाया, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव क्यों बना रहे हो, यहाँ तुमने इंपरेटिव को असर्टिव बना दिया, क्या ज़रूरत है, नहीं। इन्फिनेटिव है, सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू लगाओ, टू लगा के आगे ऐसे का ऐसा ही, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखो, कीट्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखो भाई, अगर किसी बुक वगैरह का नाम है, ठीक है, या किसी बुक का नाम कह रहा हूँ, किसी एक तरीके से ऐसा मान के चलो किसी राइटर ने कोई शब्द लिख के गया है ना, कोई राइटर अपनी कोई ऐसी लाइन लिख के गया है जो हमेशा फेमस है, हमेशा ऐसी है कि परमानेंट वो एक तरीके से लोगों के ऊपर छाप छोड़ गई है ना। जैसे शेक्सपियर कह गए व्हाट इज़ इन द नेम, की नाम में क्या रखा है भाई, व्हाट इज़ इन द नेम, शेक्सपियर कह गए। अब ये बड़ी फेमस लाइन है, ये हर व्यक्ति को पता होगी, अगर कोई किताबें पढ़ता है थोड़ी बहुत तो उसको पता होगी कि व्हाट इज़ इन द नेम जो है ये शेक्सपियर कह गए कि नाम में क्या रखा है। अब शेक्सपियर कह गए तो ये लाइन फेमस हो गई, अमर हो गई, और ऐसी चीज़ें जो एक बार अमर हो जाती हैं, इन चीज़ों के टेंसेस वगैरह चेंज नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आएंगे। एक बार राइटर कह गए तो कह गए, वो अमर है लाइन। तो कीट्स जो है वो राइटर है, उन्होंने क्या लिखा, कीट्स ने लिखा थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये एक ऐसी लाइन है जो फेमस है और अपने आप में अमर है, राइटर कुछ लिख के गया तो परमानेंट है, और अगर वो परमानेंट है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रोट दैट, देखो पहली बात तो इज का चेंज वॉज नहीं होगा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, वॉज नहीं होगा, यहाँ किसी और में वॉज आया नहीं आया। देखो पहली बात तो रोट है, रोट लिखा है तो सेकंड फॉर्म लिखी है, तो तुम हैज़ रिटन कैसे कर दे रहे हो भाई, हैज़ रिटन थोड़ी होगा, नहीं होगा। हैज़ है वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, वर्ब का टाइप चेंज हो सकता है, से का टेल हो सकता है ना, सेज का टेल्स हो सकता है, सैड का टोल्ड हो सकता है, लेकिन टेंस सेम रहेगा। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में मतलब ये पास्ट है तो तुम अपनी तरफ से हैज़ कैसे लगा दोगे, भी गलत। इज़मार का चेंज यहाँ पे वॉज हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने बता दिया ऐसे जो ये जो इस टाइप के सेंटेंसेस का टेंस चेंज नहीं होता, तो इसका चेंज वॉज नहीं हो सकता। अब बचा ए और बचा सी। देखो कीट्स रोट, अब यहाँ पे भी तो वॉज ही आया ना सी में, गलत हो गया। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वॉज अ जॉय फॉर एवर, नहीं इज अ जॉय फॉर एवर, इज रिटन बाय कीट्स। देखो एक चीज़ तो ये है, ये तो पैसिव बना दिया इसने, और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो आंसर बनेगा 5वें का ए फॉर एप्पल, ठीक है। छठा सेंटेंस देखो, सोक्रेटिस सेड, भाई सुकरात कुछ कह गए, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। अब देखो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये एक तरीके से फिलोसफिकल तो क्या कहोगे, वर्च्यू साइकोलॉजिकल फैक्ट आप कहोगे, है ना। सोक्रेटिस कुछ कह के गए हैं, तो सैड के साथ दैट लगाओ, इज़मार को इज़मार रखोगे, हैड हो गया गलत है, वॉज हो गया गलत है, 2 बचे। अब देखो सैड का चेंज सेज नहीं हो सकता, सैड का चेंज सैड ही रहेगा, सोक्रेटिस सैड, और वर्च्यू इज का इज रहेगा, आंसर बनेगा 6 का सी फॉर कैट। 7 नंबर देखो, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, उसने इंटरव्यूअर से कहा कि क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लीज़ आ गया बच्चे, अगर प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्टेड से बनेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों के चारों सेंटेंस रिक्वेस्टेड से बने, है ना। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर से उसने कहा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। और इंटरोगेटिव के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब पहले रखी है, मतलब यस और नो टाइप है। और यस और नो टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यस और नो टाइप वाले सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? बोले सर हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इफ़ आया है, इफ़ आया है। यहाँ पर टू रिपीट है, यहाँ पर टू प्लीज़। देखो एक चीज़ है, मैंने आपको सिखाया था कि प्लीज़ का रिपीट प्लीज़ नहीं हो सकता, तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, प्लीज़ नहीं रख सकते। यहाँ प्लीज़ रख दिया, यहाँ प्लीज़ रख दिया, सातवें का ए नहीं होगा, सातवें का बी नहीं होगा। ठीक है, जरा देखना, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। देखो रिक्वेस्टेड तो आ गया, तो ए और बी तो गलत हो गया क्योंकि दो बार प्लीज़ लगा दी। अब सी और डी में से ठीक कर लो एक भाई। क्वेश्चन देखो क्या है, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, इंटरव्यूअर के हिसाब से ही हो गया, बिल्कुल सही बात है। इफ़ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, सही है भाई। आगे देखूँ जरा, सी देख लूँ क्या है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। अब सातवें में सी सही होगा या डी सही होगा बताओ। अब अगर तुम देखो सेंटेंस नंबर सी भी ग्रामेटिकल ठीक है और सेंटेंस नंबर डी भी ग्रामेटिकल ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं। अगर रिक्वेस्टेड देखो सेंटेंस, ये देखो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव की नज़र में क्या लगाओगे? बोले सर इफ़ आया। मैंने कहा हाँ भाई इफ़ आया। अगला सेंटेंस, बोले सर ऐसा कैसे ही है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे कैसी है। बोले सर यू का चेंज ही में हो गया। मैंने कहा हाँ ही में हो गया। अगर इंटरोगेटिव की नज़र से देखो तो इफ़ के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और अगर तुम इस नज़र से देखो कि भाई सेट टू का चेंज आस्क्ड में नहीं रिक्वेस्टेड में हुआ है। किस में हुआ है? रिक्वेस्टेड में। और रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में, वार्नड में, है ना, प्रोहिबिटेड में, फॉरबिडन में, इस टाइप के शब्द जब यूज़ होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगला वाला सेंटेंस कैसा हो? इम्पेरेटिव हो। अगला वाला सेंटेंस कैसा हो? इम्पेरेटिव हो। होता है कि नहीं? अगर यहाँ पे माना आज लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता? आज लिखा होता, तो आज अगर लिखा होता तो इफ़ वाला सेंटेंस ठीक होता, क्योंकि आस्क्ड के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है और इफ़ वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। लेकिन जैसे कि आपने वर्ब रिक्वेस्टेड लगाई है, आपने वर्ब क्या लगाई है? रिक्वेस्टेड लगाई है। अगर वर्ब रिक्वेस्टेड लगाई है तो रिक्वेस्टेड के साथ कोशिश करो कि सेंटेंस कौन सा बनाओ? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सो ऑन इन्फिनेटिव। मतलब रिक्वेस्टेड वर्ब लगाई है तो सेंटेंस को इम्पेरेटिव तरीके से बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि आंसर सी भी ठीक है, आंसर डी भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कौन सा आंसर लगाओ? आंसर सी फॉर कैट लगाओ। सी फॉर कैट लगाने का रीज़न क्या है? क्योंकि मेन जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब रिक्वेस्टेड लिखी है, रिक्वेस्टेड कब आता है? जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। तो रिक्वेस्टेड अगर आपने लगा दिया तो अगला वाला सेंटेंस किस तरीके से बनाने की कोशिश करो? अगला वाला सेंटेंस इंपेरेटिव की तरीके से बनाने की कोशिश करो। सातवें का आंसर सी फॉर कैट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने रिक्वेस्टेड लगाया है तो टू रिपीट लिखेंगे। बाकी देखो रिपीट लिखा है तो टू रिपीट द क्वेश्चन का द क्वेश्चन आ गया। अब आपका सर यू कहाँ गया, है ना? यू का चेंज होके आता तो ही, और ही कौन है? इंटरव्यूअर है। तो इंटरव्यूअर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा सी फॉर कैट। डी गलत है। माना सी ना होता तो एक बार को डी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन आंसर सी ही बनेगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड आया है और रिक्वेस्टेड आया है तो इंपरेटिव तरीके से बनाओगे सेंटेंस, ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ दो। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 देखो। ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। अब देखो सैड का चेंज इन्होंने पॉइंटेड आउट कर रखा है, इंक्वायर्ड कर रखा है। एक चीज़ बताओ, सेंटेंस कैसा है? फुल स्टॉप लगा, असर्टिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो क्या वेदर का यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर कब आता है? सारी बात छोड़ के बताओ। जब भी इफ़ या वेदर लगाते हैं तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, वो भी यस और नो टाइप का। सेंटेंस कैसा होता है? इंटरोगेटिव होता है, यस और नो टाइप का। तो अगर वेदर लगा रहे हो तो भाई आंसर डी फॉर डॉग तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आप कह रहे हो और कोई ऑप्शन है, इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ठीक है साहब। सेड दैट है, पॉइंटेड आउट दैट है, सेड दैट है, ठीक है, इतना तो ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो इट यूज टू बी, और आपने इट की जगह यहाँ पर लिख दिया देयर यूज टू बी। क्या इट का चेंज देयर में होता है किसी भी सिचुएशन में? जल्दी बताओ, क्या कभी इट का चेंज देयर में होता है? भाई इट का चेंज देयर में नहीं होता। सी फॉर कैट गलत है। ए और बी देखो, ही सेड दैट इट यूज टू बी अ लवली, ही पॉइंटेड आउट दैट इट यूज टू बी। अब देखो आठवें का ए और बी, ही पॉइंटेड आउट दैट, इट का इट है, यूज टू का इन्होंने यूज टू सेकंड फॉर्म के रूप में देखा, और सेकंड फॉर्म का चेंज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दिया। इट हैड यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। अब देखो, या तो सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म रख लो, या सेकंड फॉर्म का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। बताओ क्या कहोगे? मतलब अगर तुमने बेसिक ठीक से नहीं पढ़ा ना, तुम ए और बी में 100% कन्फ्यूज होगे। समझ रहे हो? देखो
एक तो है कि कुछ नहीं पढ़ा, ये पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म का चेंज हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है, तो तुम बिफोर बॉल लगा दोगे, गलत हो जाएगा। अगर तुमने मेरे साथ ठीक से पढ़ाई करी है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी, नीड, डेयर और यूज टू, ये तीन चीज़ें मार्जिनल्स कहलाती हैं। ये तीन चीज़ें क्या कहलाती हैं? मार्जिनल्स कहलाती हैं। और मार्जिनल्स किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये वो शब्द होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और जो मेन वर्ब भी बनते हैं। जब जब ये शब्द हेल्पिंग वर्ब बनते हैं ये मॉडल्स के जैसा बिहेव करते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। जब जब ये मेन वर्ब जैसा बिहेव करते हैं, जब जब ये मेन वर्ब जैसा बिहेव करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है। नीड और डेयर की अलग है और यूज टू की अलग है भाई। लेकिन जब जब ये मार्जिनल्स बनते हैं, है ना, जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो ये मॉडल्स की तरह अगर बिहेव करेंगे तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर तुम समझदार हो, इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, है ना, यूज टू का मतलब आदि होने से नहीं है, यूज टू का मतलब है फिलहाल, मतलब किसी चीज फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो, तुम समझ रहे हो। मैं क्या कहता था, प्रयोग करने से नहीं है, आदि होने से है, ठीक है। यूज टू का मतलब किससे है यहाँ पे? आदि होने से। ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। अब यूज टू सेकंड फॉर्म है ही नहीं, अगर तुम इसको सेकंड फॉर्म की नज़र से देख रहे हो, सेकंड फॉर्म नहीं है भाई, ये मॉडल्स की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मॉडल्स की तरह, क्योंकि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मॉडल्स की तरह बिहेव कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, मॉडल्स जो हैं वो ऐसे कैसी रखते हैं, रहते हैं। प्रेजेंट का मॉडल है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे कैन का चेंज कुड में हो जाता है, लेकिन कुड फर्दर चेंज नहीं होता। अगर तुम समझ रहे हो कि ये मार्जिनल्स की तरह आया है, किसकी तरह आया है? मार्जिनल्स की तरह आया है। मार्जिनल्स वाली सिचुएशन में ये हेल्पिंग वर्ब बना है, और हेल्पिंग वर्ब जब जब मार्जिनल्स बनते हैं, नीड, डेयर और यूज टू जब जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, ये मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं, और मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और प्रेजेंट का मॉडल पास्ट में चेंज होता है, और पास्ट का मॉडल आगे फर्दर चेंज नहीं होता। जैसे यूज टू है, यूज टू मतलब पास्ट में किसी चीज़ का आदी होना। आई यूज टू राइड आ बाइसिकल, कि भाई मैं पास्ट में साइकिल चलाया करता था, समझ रहे हो। तो यूज टू जो है मॉडल्स की तरह बिहेव कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मॉडल्स चेंज होते नहीं हैं। तो तुम फिलहाल इस यूज टू का चेंज हैड यूज टू नहीं कर सकते। एक बात, यूज टू का यूज टू ही रहेगा, इसलिए आंसर बी फॉर बॉल नहीं ए फॉर एप्पल बनेगा, समझे। मुझे पता है 100% तुम्हें लगा होगा कि इसका आंसर बी फॉर बॉल होगा, समझे, क्योंकि यूज टू सेकंड फॉर्म दिख रही है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ना 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 ना, टेंस पढ़ाया है। नीड, डेयर और यूज टू मार्जिनल्स की तरह बिहेव करते हैं। मार्जिनल्स में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों बनते हैं, और जब जब ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं कैसा बिहेव करते हैं? मॉडल्स के जैसा। और मॉडल्स जो हैं, कुछ ही मॉडल्स हैं जो चेंज होते हैं प्रेजेंट से पास्ट में, और पास्ट के मॉडल्स ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। यूज टू पास्ट का मॉडल एक तरीके से देख लो, है ना, वो अपने इसी फॉर्म में रहेगा जो कि चेंज नहीं हो सकता, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 9 नंबर देखो यार, ये तो उधर आ गया, चलो खैर। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, अब देखो सेड के साथ दैट लगा है, मतलब डायरेक्ट में नहीं है सेंटेंस, इनडायरेक्ट में है पहले से ही। और अगर सेंटेंस पहले से ही इनडायरेक्ट में है तो भाई इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। एक बात, सेड के साथ दैट लगा, इस बात का मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। सेड, सेड, सेड और सेड, ठीक है साहब। नो वन वुड बी अलाउड, नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, है ना। अब देखो एक चीज़ है, सॉरी सॉरी, अगर विल अलाउ, विल डिस्टर्ब होता, यहाँ पे आया है अलाउड, यहाँ पे क्या वर्ब आई है? यहाँ पर अलाउड वर्ब आई है। अगर तुम अलाउड वर्ब की तरफ देखोगे, यहाँ पर जरा सेंटेंस नंबर बी में देखना, और सेंटेंस नंबर, सॉरी सेंटेंस नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में देखना जरा, 9th के, दोनों में से किसी में भी अलाउ शब्द का यूज़ ही नहीं हुआ। दोनों में से किसी भी शब्द में अलाउ, अलाउ वर्ब है ही नहीं। वुड बी अलाउड जो है, अलाउड यहाँ मेन वर्ब है यार, तुमने मेन वर्ब ही गायब कर दी। ना तो सी सही होगा ना ही डी सही होगा, मेन वर्ब अलाउ है ही नहीं। आगे देखो, वी शैल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस, और वी वुड नॉट अलाउ, देखो एक चीज़ हो गई, बी फॉर बॉल में नॉट आ गया और नो वन आ गया। क्या दो बार नॉट आ सकता है सेंटेंस में? किसी भी चीज़ का दो बार प्रयोग होना गलत होता है। बी फॉर बॉल भी गलत है, क्योंकि नॉट और नो गलत हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसमें देखना, नॉट आया तो उन्होंने नो वन की जगह एनी वन कर दिया, बिल्कुल सही है। नेगेटिव सेंटेंस में एनी वन का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में सम वन का यूज़ करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शैल नॉट अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस, हम किसी को पीस जो है उसको डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं देते हैं, नहीं देंगे। ए फॉर एप्पल बनेगा 9th का आंसर। क्वेश्चन अच्छा था। 10th में देखो, द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। भाई एक बात तुम्हें सिखाई होगी, ब्रेवो के बदले किसका यूज़ करते हैं? ब्रेवो के बदले हमेशा अपलाउडेड का यूज़ होता है। ब्रेवो के बदले हमेशा किसका यूज़ होता है? अपलाउडेड का।
अगर तुम समझदार हो तो ब्रेवो के बदले अपलाउडेड आता है, लेकिन अपलाउडेड जो है वो सैड की जगह आता है, ध्यान रखना। सैड के बदले अपलाउडेड लगाते हैं ब्रेवो वाले सेंटेंस में, तो ब्रेवो के साथ शाउटेड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं आएगा, अपलाउडेड आ सकता है, अपलाउडेड आ सकता है। मतलब ए फॉर एप्पल आंसर नहीं है, बी फॉर बॉल नहीं है। जब जब ब्रेवो इंटरजेक्शन लगा है, आप जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सैड है, उस रिपोर्टिंग स्पीच की सैड वर्ब को अपलाउडेड में चेंज करेंगे, ध्यान रखना। ये अपलाउडेड, ये अपलाउडेड, सी और डी में से कोई एक आंसर है। बढ़िया साहब। अब बताओ ज़रा क्या कर सकते हैं। द स्पेक्टेटर्स अपलाउडेड द प्लेयर्स, इतना ठीक है। अपलाउडेड द प्लेयर्स, अपलाउडेड द प्लेयर्स, इतना सेम है। जॉयफुली टू डू वेल, सेइंग दैट दे हैड डन वेल। बताओ भाई 10वें में सी या डी। देखो, अगर तुमने अपलाउडेड लगा दिया तो जॉयफुली अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अपलाउडेड मतलब प्रशंसा करना, जॉयफुली अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हो गया एक कारण, ठीक है, समझ रहे हो ना। एक बात। दूसरी बात, जैसे तुमने अपलाउडेड लगा दिया मेन वर्ब के रूप में, ठीक है, तो तुम फिर अगले वाले सेंटेंस को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मत जोड़ो। अगले वाले सेंटेंस को किससे जोड़ो, दैट से जोड़ो। किससे जोड़ो, दैट से, क्योंकि मेन वर्ब लग गई कौन सी वाली, असर्टिव वाली। अपलाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट, क्या कहते हुए, कहते हुए क्या, प्लेयर्स के लिए कहा गया तो प्लेयर्स के लिए दे लगाया, वेल डन है। अब देखो बात पास्ट की चल रही है, यहाँ पर आपने वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो यहाँ पर हैड डन, दे हैड डन वेल, ठीक है नहीं, क्योंकि वेल डन जो है, यहाँ वेल डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। वेल डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब बात तो पास्ट ऑफ पास्ट की ही है, तो आपने उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि जब असर्टिव सेंटेंस बनाओगे तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रख नहीं सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कभी आती भी नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी, तो आपने किसका यूज़ करा, हेड का यूज़ कर लिया। दे हैड डन वेल, आंसर बनेगा सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग गलत है। 11 में आओ। आई सेड टू माई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तुमने अपने दोस्त से गुड मॉर्निंग कहा। देखो, अगर तुम गुड मॉर्निंग की बात करते हो कभी भी, समझ रहे हो, गुड मॉर्निंग के लिए आप कभी भी टोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग के लिए कभी भी टोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग के लिए विस्ड आएगा। आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखो इतना सेंटेंस दोनों सेम है। आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विस्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। देखो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना बन गया। अब आगे सेंटेंस, आगे है सेंटेंस लेट वाला, है ना। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। एक चीज़ है, टुडे का चेंज किस में होगा, दैट में, क्योंकि शुरू में पास्ट आया, मेन क्लोज पास्ट में है, या मैं कहूँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो टुडे का दैट डे होगा। यहाँ भी दैट डे है, यहाँ भी दैट डे है, दोनों में सेम है। आगे देखो, एंड प्रपोज दैट, एंड प्रपोज दैट। देखो एंड प्रपोज दैट, एंड प्रपोज दैट सेम है। एक चीज़ चेंज हुई केवल, वी और दे। अब लेटस है, लेटस का जब चेंज करोगे तो या तो चेंज वी में होगा, या तो वी का चेंज वी ही रहेगा। देखो अस का जब सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वी बनेगा, और मैं आपको सिखा चुका हूँ वी के दो चेंज होते हैं, या तो वी का वी रहता है या वी का दे रहता है, ठीक है साहब। वी का वी तब रहता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हों, ठीक है। वी का चेंज दे तब होता है जब स्पीकर तो इन्वॉल्व हो लेकिन लिसनर इन्वॉल्व ना हो। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे, कि चलो भाई पिकनिक पे चलते हैं। जब तुम्हें अपने दोस्त से कहा पिकनिक पे चलते हैं, तो इस बात का मतलब क्या है, जब पिकनिक, जब तुम अपने दोस्त से कह रहे हो चलो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे, गुड मॉर्निंग, चलो आज पिकनिक पे चलते हैं, तुम अपने दोस्त से ये बात कह रहे हो, तो सोच के देखो तुम खुद पिकनिक पे जा रहे हो, दोस्त के दोस्त को भी लेके जा रहे होंगे। भाई स्पीकर तो इन्वॉल्व है ही है, लिसनर भी इन्वॉल्व है ना। अपने दोस्त से तुम कह रहे हो कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, मतलब अकेले तो जाओगे नहीं, और पिकनिक पे दोस्त के साथ ही जाएगा यार आदमी, और किसके साथ जाएगा। तो माई फ्रेंड इन्वॉल्व है, स्पीकर लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं, और जब जब स्पीकर लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वी का चेंज वी ही रहता है, दे नहीं होता, इसलिए आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। सोच के देखो, क्लास में बताई थी बेटे ये वाली बात, 4-5 सेंटेंस बनवाए इस वाली बात पे, काम काम का सब पढ़ाया बेटे टेंशन ना लो 12 नंबर। देखो जरा ध्यान से। द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। न्यू स्टूडेंट ने पुराने स्टूडेंट से पूछा कि डू यू नो माई नेम। पहली बात तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी आस्क दे दिया लगा के, समझ रहे हो। अच्छा साहब, जैसे ही उसने आस्क दिया, यहाँ भी आस्क, यहाँ भी आस्क, यहाँ भी आस्क, यहाँ भी आस्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो दैट से तो बनेगा नहीं। एक बात तो पक्की है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट से बनेगा नहीं, ठीक है साहब। दूसरी बात, तीसरे सेंटेंस में देखना, यही है, समझ रहे हो, नहीं नहीं यही है, क्या है यही। जब भी इनडायरेक्ट से, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, और असर्टिव सेंटेंस में जब उसको चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट के कहाँ आती है, बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के पहले नहीं आती। सब्जेक्ट से पहले डिड रखना क्या है, सब्जेक्ट से पहले डिड रखना गलत है,
क्योंकि जब जब इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो असर्टिव बनता है, और असर्टिव सेंटेंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डेड तो पहले आ ही नहीं सकता। सी फॉर कैट गलत। आप दो सेंटेंस देख लो, दोनों में कंपैरिजन कर लो। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही, इतना सेंटेंस दोनों में सेम है, ठीक है। इफ ही नोज हिज नेम, इफ ही न्यू हिज नेम। अब देख लो भाई 12 नंबर में क्या करोगे भाई, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, तो नो का चेंज किस में आ गया, न्यू में हो गया। तुम कहोगे सर टू का क्या करें, अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है। तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है अगर वो असर्टिव है। अगर वो मतलब असर्टिव क्या, अफर्मेटिव है। अगर वो अफर्मेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। केवल दो ही टेंस खास करके ध्यान रखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों टेंसेस में ही ऐसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, कि अफर्मेटिव टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया आपने। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, देख लो अफर्मेटिव है, यहाँ से आगे अफर्मेटिव ही है और अफर्मेटिव है तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है न्यू का न्यू, ठीक है। आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। अब तुम कहोगे सर नोज, ना ना ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी चेंज होगा, सेकंड फॉर्म चेंज होगा। 12 का ए फॉर एप्पल। 13 देखो, आई वॉन्ड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैंने उसको वॉर्न करा कि मैं उसका डेली मतलब लगातार उसका लेट आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छी बात यह है कि चारों सेंटेंस में सेट टू हर, सेट टू हर, सेट टू हर, सेट टू हर, ठीक है सर। कोमा इन्वर्टेड का सब में लगा है। आई फर्स्ट पर्सन है ना, यहाँ पे देखो ये तो इनडायरेक्ट है, ये तो क्या है, इनडायरेक्ट है। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई शब्द होगा, यहाँ पर कोई शब्द होगा जो गया होगा आई के पास और आई से चेंज होकर वापस आई बन गया होगा, है ना, समझ रहे हो, अंडरस्टूड सी बात है। तो देखो या तो यू होगा या आई का आई होगा, ही होगा, आई होगा, चलो साहब मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है ऑलरेडी आई रखा हो, ऑलरेडी आई ही रखा हो, है ना, चलो कोई बात नहीं। यू आई, यू रखा होता, सेकंड पर्सन था। देखो अगर एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि आई ही रखा था तो बी ऑप्शन ठीक हो सकता है, वाई हो सकता है। एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या रखा था, ही रखा था, है ना, और ही थर्ड पर्सन होता है वो कि जो कि चेंज होता नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे ही रखा था पहले से ही और ही थर्ड पर्सन। अब देखो ना एक चीज़ अगर तुम समझदार हो, माना मैं इस सेंटेंस का मतलब ये तीनों को, ये चारों को क्वेश्चन मानो और इसको आंसर मानो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ही रखा होता, थर्ड पर्सन था, तो जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते तो यहाँ पे ही आई नहीं आता, यहाँ पे ही का ही रहता, क्योंकि ही तो चेंज कभी हो नहीं सकता ना बच्चे, ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं। लेकिन आपके आंसर में तो आई रखा है, गलत। फिर से देखो, अगर यहाँ पे यू रखा होता, जब इसको चेंज करते तो यू का, यू किसके पास जाता, हर के पास जाता। यू किसके पास जाता, यू जाता हर के पास, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस तो खैर गलत कह रहा हूँ मैं, यू मतलब सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है, हर है। तो जैसे यू किसके पास जाएगा, हर के पास जाएगा, तो हर के बदले जब इसका आंसर बनेगा तो आंसर आई की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, शी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शी। इसका मतलब ए फॉर एप्पल भी आंसर नहीं हो सकता। बचा बी, बचा डी। अब देखो बी और डी दोनों में आई दे रखा है और बी और डी दोनों में आई दे रखा है, तो बड़ी अच्छी बात है। आई कैन नो लॉन्गर, नो लॉन्गर टॉलरेट, टॉलरेट माई कमिंग लेट, शी कमिंग लेट। ओहो हो, बड़ी शानदार बात दे दी है भाई, माई कमिंग लेट और शी कमिंग लेट। बताओ भाई ज़रा क्या कहोगे। देखो पता है क्या, अगर तुम समझदार होंगे तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी, पूछो क्या, कि माँ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होगा, माँ यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। अरे फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है ना माई, माई फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, आई। और आई जब चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के एडजेक्टिव में तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, समझ रहे हो। मगर पहला ऑप्शन तुम काट ही चुके हैं, यहाँ देखो आई के हिसाब से हर नहीं बनता, आई के हिसाब से माई बनता ना। चलो ठीक है, पहला तो काट ही चुके हैं। बी देखो, माना यहाँ पे और लिखा है, क्वेश्चन में और लिखा है, योर सेकंड पर्सन है, हर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, हर के। और जब इसका आंसर निकलेगा तो योर का चेंज हर में हो जाएगा। ज़रा देखना हर में हो रहा है, हो रहा है, मतलब आंसर बी हो सकता है, ठीक है। ज़रा देखना यहाँ पे शी है, भाई शी है तो शी का मतलब देखो, तुमने यहाँ पे शी रख रखा है, पहली बात तो शी जो है वो थर्ड पर्सन है, ऑलरेडी यहाँ पे शी रखा है, शी थर्ड पर्सन है।
और तुम्हें पता होना चाहिए थर्ड पर्सन चेंज थोड़ी होता है यार। तो यहाँ पर शी का चेंज शी होता, अगर यहाँ शी रखा होता 1 मिनट के लिए तो शी का चेंज शी होता। हालांकि शी रखा नहीं जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, शी गलत है, लेकिन मान लेते हैं शी रखा ही है तो शी का चेंज हर थोड़ी हो जाएगा, शी का चेंज तो शी रहेगा। अगर सब्जेक्टिव केस में रखा है तो सब्जेक्टिव में रखोगे तो यहाँ हर हटेगा, हर के बदले क्या आएगा, शी आएगा, है ना। तो शी तो रखा नहीं है, डी फॉर डॉग गलत, आंसर बी फॉर बॉल। ठीक है, एक बात और तुम्हें बता दूं, देखो योर का चेंज हर में हो जाएगा, ये तो तुम समझ गए होंगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा हर में। ठीक है साहब, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जनरली कोशिश किया करो जब जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले कुछ रखना है, हालांकि ये नियम नहीं है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं तुम्हें एडजेक्टिव में, ये वाला टाइप एडजेक्टिव में आएगा, लेकिन ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कुछ रखना है, अगर आपके पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और उससे पहले कुछ रखना है तो उससे पहले कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले एडजेक्टिव आता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है ना ये जीरण के रूप में नाउन का काम करती है। किसका काम करती है, नाउन का जीरण के रूप में नाउन का काम करती है, और अगर नाउन का काम करती है तो नाउन से पहले नाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा ना, नाउन से पहले शी नहीं, नाउन से पहले क्या, नाउन से पहले एडजेक्टिव। नाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो शी नहीं हर, शी नहीं हर, इसी वजह से यहाँ पे शी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, हर कमिंग लेट, क्या लिखा है, हर कमिंग लेट। तो आईएनजी फॉर्म से पहले कोशिश करना कि एडजेक्टिव वाला रूप लगाया करो, तो शी कमिंग लेट नहीं, हर कमिंग लेट, ध्यान रखना। एक बात ये थी जानने की। 14 नंबर देखो, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक। देखो पहली बात तो सैड है, तो सैड है तो दिस का चेंज किस में होगा, दैट में। एक बात तो ये है कि दिस का चेंज किस में होगा दैट में, सॉरी 14 नंबर में देखो दिस का चेंज दैट में किस किस में हुआ है, दैट वीक दैट वीक दैट वीक दैट वीक, यार सब में ही हुआ है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, टोल्ड के साथ टू लगा दिया उन्होंने, गलती कर दी भाई, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, सैड के साथ टू आता है। आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड माई मदर, ठीक है साहब, एक तो मैंने काट ही दिया। दूसरी बात, ये वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें कंजक्शन तुमने डेट लगाया नहीं, कंजक्शन नहीं आया तो गलत है। अब तुम, या तो कई बार ऐसा होता है चारों में कंजक्शन नहीं दे रखा, तब तो तुम्हारी मजबूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है कि जो सबसे बेहतर है वो चुनना है। लेकिन अगर मेरे पास दो ऑप्शन है जिसमें दैट लगा रखा है, दो ऑप्शन है जिसमें कंजक्शन लगा है, देखो ये रहा कंजक्शन और ये रहा कंजक्शन, दोनों में कंजक्शन है, तो मैं बिना कंजक्शन वाला क्यों चुनूंगा, मैं नहीं चुनूंगा वो। ए फॉर एप्पल कट कर दो, उसके बाद देखो आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक। बाकी सब कुछ सेम है, बस चेंज होना है, या तो शी आएगा या आई आएगा, सोच के देखो शी आएगा या आई आएगा, जब देखो देख लो जरा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जब किसके पास जाएगा, आई के पास जाएगा, तो आई का चेंज किस में ही होगा, आई में ही होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, आई का चेंज शी में नहीं होगा, आई का चेंज आई रहेगा, इसलिए 14 नंबर का आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। देखो आई आज माई को पैसेंजर नहीं, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी है, तो तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदली थोड़ी कर दोगे, बी फॉर बॉल गलत है। माई को पैसेंजर वांटेड टू नो भी ठीक हो सकता है, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, देखो आस्क्ड मी, वांटेड टू नो और आस्क्ड मी तीनों ही ठीक है। बी फॉर बॉल मैंने कट कर दिया, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो मैंने पूरा काटा इसलिए सेंटेंस, क्योंकि साइड में ना वो देख पता नहीं चल रहा कि मैंने कट कर रखा है, बी फॉर बॉल तो मैंने काट दिया। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, देखो डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब तुम्हें पता है फर्स्ट फॉर्म का चेंज किस में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा ही होगा, तो देखो पहले वाले सेंटेंस में डज का डज रखा है, ए फॉर एप्पल भी गलत, ठीक है। दूसरी बात, बचा सी और बचा डी, बचा सी और बचा डी 15 नंबर में। अब देखो हाउ लॉन्ग, डब्ल्यू एच वर्ड है तो शुरू में आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड है यहाँ आ गया, हाउ लॉन्ग द जर्नी। अब देखो डिड टेक कोई ऑप्शन है तुम्हारे दिमाग में, हो सकता है क्या कभी कहीं डिड टेक तुमने लिखा देखा हो भाई इस सेंटेंस को देखो, द जर्नी डिड टेक, मैं आपको अभी ऊपर बता के आया हूँ 2 मिनट पहले, कहाँ बताया था जरा दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड रुको। प्रेजेंट इंडेफिनिट की और उसकी बात करी थी ना मैंने सेंटेंस में भी 2 मिनट पहले, ये रही देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की अभी बात करके आया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। टेक की जगह टुक लिख दो ना डायरेक्ट, डिड लिखने की क्या ज़रूरत है, डिड तो गलत आ गया, आंसर डी फॉर डॉग गलत। माई को पैसेंजर, अब देखो
आस्ड आया है, आस्ड की जगह वांटेड टू नो भी आ सकता है, मैं सिखा चुका हूँ, वांटेड टू नो लगाने में कोई गलती नहीं है। हाउ लॉन्ग द जर्नी, अब देखो टेक का टेक कर दिया, लेकिन विल की जगह तुमने मतलब तुमने वुड लगा दिया, तो वुड दिखा रहा है किसको, पास्ट को, वुड दिखा रहा है किसको, पास्ट को, वुड टेक, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। सबसे बेहतर ऑप्शन सी फॉर कैट ही है। हालांकि आंसर जो है मतलब वुड की ज़रूरत थी नहीं, बिना वुड के ही बन जाता, लेकिन डी फॉर डॉग इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि तुमने डेड लगा रखा है, डेड की कोई ज़रूरत है ही नहीं, है ना, तो डी फॉर डॉग गलत, आंसर बचेगा 15 का सी फॉर कैट। अच्छा क्वेश्चन था 15। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर, द मदर सेड, ठीक है, हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू, है ना, और वॉट और हाउ से कई बार सेंटेंस बनते हैं, मैंने आपको सिखाया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कई बार एक्सक्लेमेटरी मार्क होता नहीं है, लेकिन वॉट या किससे बनते हैं, मतलब एक तरीके से वॉट या हाउ से सेंटेंस बनते हैं जिसको देख के लग रहा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात कुछ दिखाई गई है, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ के देखो, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, कि भाई तुम कितने एक तरीके से चालाक हो कि तुमने पजल को इतना जल्दी सॉल्व कर दिया, सेड द मदर, मदर ये कह रही हैं, देखो जरा ध्यान से। अब सेंटेंस को देख के तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी, भले सी एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगा, समझ रहे हो, उसने कुछ भी मार्क नहीं लगाया यार, यहाँ पे देखो कॉमा लगा डायरेक्ट, आना तो एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए था, लेकिन उसने कुछ लगाया नहीं, कुछ नहीं लगाया, कोई बात नहीं, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, क्या वो एक्सक्लेम करने वाला है, क्या वो चौंकाने वाला है। हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, भाई कितने चालाक हो तुमने इतना जल्दी पजल सॉल्व कर दिया, चौंकने वाली बात है। और जब जब चौंकने वाली बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आता है, एक्सक्लेम्ड, टोल्ड दैट, एक्सप्रेस दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, भाई जॉय तो है नहीं, जॉय तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। टू हैव सॉल्व्ड है, एक चीज़ देखो कि टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली, चलो ठीक है, माई मदर सेड, मतलब बात तो पास्ट की चल रही है, वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम, ही वॉज सो क्लेवर टू हैव, ही वॉज क्लेवर इनफ टू सॉल्व द पजल सो क्विकली, ठीक है साहब। या सेंटेंस तो लगभग सारे सही बना रखे हैं, देखो 16 नंबर का सबसे पहले डी फॉर डॉग काट लो, है ना, एक्सक्लेम विद जॉय नहीं, खुशी की कोई बात नहीं है, सरप्राइज वाली, सर हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितने चालाक हो तुम, सरप्राइज वाली बात है भाई, सेंटेंस टोल से भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो। दूसरी बात, सॉल्विंग द पजल सो क्विकली, सॉल्विंग के बाद फुल स्टॉप लगा रखा है यार, ये क्या सेंटेंस हुआ, है ना, गलत। और दूसरा चलो फुल स्टॉप ना भी होता, माना ही ग्रामेटिकल, माना ही ये क्लैरिकल मिस्टेक है, तो टोल्ड से सेंटेंस नहीं बनेगा। अच्छा टोल्ड से बना भी रहे हो, भाई टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट तो रखो, माई मदर टोल्ड मी दैट, किसी को तो बताया होगा मदर ने। टोल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, 2 ऑब्जेक्ट लेती है, एक लिविंग और नॉन लिविंग, सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट कहाँ है ही नहीं, एक ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सी फॉर कैट भी गलत है, बचा ए बचा बी। माई मदर एक्सप्रेस्ड दैट ही वॉज सो क्लेवर टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। एक चीज़ और पता है क्या, देखो सॉल्व करने का काम किसका है, सॉल्व करने का डूअर कौन है, ही वॉज सो क्लेवर। अब एक चीज़ और है, सो आया है तो अगला वाला हिस्सा दैट का होना चाहिए, चलो डूअर वाली बात छोड़ो, सो के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का, सो के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का। अगर तुम्हें दैट नहीं लगाना है तो सो के बदले किसका यूज़ करना चाहिए, वेरी का, किसका यूज़ करना चाहिए, वेरी का। अगर तुम सो यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि सो के अगले वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा इन्फिनेटिव से बना के दैट से बनाओ, दैट ही हैड सॉल्व द पजल सो क्विकली, दैट ही ऐसे बनता है, द मदर एक्सप्रेस दैट ही वॉज सो क्लेवर दैट ही हैड सॉल्व द पजल क्विकली, माना सो के बाद तुम दैट वाला हिस्सा लगा रहे हो, क्योंकि सो जो है ना एक तरीके से ऐसा कॉन्टेक्स्ट रखता है, तो तुम्हें अगला सेंटेंस दैट वाला बनाना ही पड़ता है, सो का मीनिंग कुछ ऐसा निकलता है। बाकी अगर तुम्हें माना 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ लगाना है, या इन्फिनेटिव का पैसे कुछ भी लगाना है, लेकिन दैट नहीं लगाना, तो सो के बदले किसका यूज़ करो, वेरी का। बी फॉर बॉल गलत है, ए फॉर एप्पल बेहतर है। दूसरी बात, एक्सप्रेस्ड शब्द का यूज़ करा है, बी फॉर बॉल इसलिए भी गलत है, एक्सप्रेस्ड क्या होता है, एक्सक्लेम्ड शब्द लगाता है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेम्ड, और वो तारीफ करनी है बच्चे की, तो विद सरप्राइज ना कह के तुमने क्या कह दिया, एडमायरिंगली, द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट ही वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। 16 का ए फॉर एप्पल। अब देखो तुम सेंटेंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तुम एक चीज़ देख रहे होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है,
चार में से जो बेहतर ऑप्शन है वो लगाना है। ज़रूरी नहीं है जैसा तुमने सीखा है, जैसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वैसा ही ऑप्शन तुम्हें मिले, है ना। 17 नंबर देखो, ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड, देखो ही सेड, ही सेड, ही सेड, ही सेड। जब तुमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, ये इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, समझ रहे हो। माना है सेकंड फॉर्म होती तो तुम सोचते कि सेकंड फॉर्म किससे आई होगी, फर्स्ट फॉर्म से आई होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में क्या लगा दिया, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है इनडायरेक्ट में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखी है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट में रखी है, मतलब कि वो चेंज हुई ही नहीं है। और नहीं ही हुई है तो वेंट नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दैट ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। अब देखो दोनों का चेंज देखना। अगर यहाँ आई लिखा होता तो आई ही के पास जाएगा और चेंज किस में हो जाएगा, ही में। सही हो सकता है, ए और सी तो मैंने काट दिया। अगर यहाँ ही लिखा होता तो ही के पास जाएगा, तो ही के ही पहली बात तो ही थर्ड पर्सन जाएगा किसके पास, क्या ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा। ऐसे में क्या करें, आगे देखो, आई के साथ गो फॉर अ वॉक, ही के साथ गोस फॉर अ वॉक, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। बी और डी दोनों ही सही हैं, ध्यान से देखो। अब तुमको सर मैं तो आई वाला सुनता हूँ, अरे आई वाला चुनोगे तो भी तो ही आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। ही थर्ड पर्सन है यहाँ रखा है तो ही का ही रहेगा। क्या चुने, बी चुने या सी चुने, बी चुने या डी चुने। ध्यान रखना कभी भी ऐसी दुविधा में फंस जाओ जब जहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पर चेंज करना है, एक ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पर चेंज नहीं करना है। हमेशा चेंज करना बेहतर माना जाता है, हमेशा चेंज करना बेहतर माना जाता है, हमेशा चेंज करना बेहतर माना जाता है। बेहतर है कि चेंज करो, सेम मत रखो, ही का ही मत रखो, समझ रहे हो, आई रखो। ऐसी सिचुएशन में जब फंस जाओ जब दो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हों और एक बिना चेंज करे आंसर आ रहा है, एक चेंज करके आंसर आ रहा है, तो चेंज वाले को बेहतर चुनो, समझ रहे हो। 18 नंबर देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखो ए और बी तो वैसे ही गलत है, पूछो क्यों। ना तो इसमें दैट आया, ना तो इसमें दैट आया, ना तो यहाँ दैट है ना यहाँ दैट है, टेंशन की बात ही नहीं है। बचा सी और बचा डी। देखो डी फॉर डॉग इसलिए गलत है क्योंकि इसमें नेगेटिव कहीं नॉट आया। देखो आई डोंट केयर है ना, आई डोंट केयर है, डोंट केयर है मतलब आप कहोगे आई केयर्ड या आई डिड नॉट केयर्ड। भाई नोट तो लगाना पड़ेगा ना, नॉट थोड़ी हटा दोगे। चलो माना डू डस डिड का कुछ चेंज कर रहे हो, मान लेते हैं डू का चेंज डिड में हो जाएगा, मान लिया, लेकिन नॉट थोड़ी हटा लोगे, नॉट तो लिखा ही नहीं। इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है। डी फॉर डॉग गलत, सी फॉर कैट सही है। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे कि मेन वर्क थोड़ी डिफरेंट आ गई, चार ऑप्शन ही बकवास थे। 19 नंबर देखो, आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। बहुत बढ़िया। अब लेट वाला सेंटेंस है, सजेस्टेड से बनेगा, बिल्कुल सही बात है। सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर। बढ़िया बात है यार, सब कुछ ठीक है। दैट 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 दैट। अगर एक बात है मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ, लेट वाला सेंटेंस दो तरीके से बनता है। पहला तो टू से जोड़ के ऐसे कैसी बना दो, पहला टू से जोड़ के ऐसे कैसी बना दो, टू लेट और ब्ला 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 बना दो। लेकिन जब तुमने दैट लगा दिया बेटे, तो दैट लगाने के बाद फिर सेंटेंस लेट से नहीं बनेगा। दैट के बाद लेट का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ध्यान रखना। दैट के बाद अगर दैट लगा दिया मतलब सेंटेंस असर्टिव बनाओगे, तब डायरेक्ट लेट से स्टार्ट नहीं कर सकते। दैट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, दैट के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि दैट असर्टिव सेंटेंस बनाता है। दैट अपने साथ कैसे सेंटेंस जोड़ता है, असर्टिव सेंटेंस, कंजक्शन ऑफ असर्शन है, समझ रहे हो नहीं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सब्जेक्ट लगाओ दैट। अब देखो दैट में एक में आया है दे और एक में आया है वी। सेंटेंस में तुमसे यही पूछना चाह रहा है, बाकी सेंटेंस सेम होगा, देख लो। शुड गो टू सम स्टेशन हिल स्टेशन फॉर चेंज, गो टू हिल स्टेशन फॉर चेंज, ठीक है, दोनों सेम है, या तो वी आएगा या दे आएगा, देख लो। तुमने अपने भाई से कहा है कि चलो हिल स्टेशन चलते हैं चेंज के लिए, है ना, चिल विल करके आएंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, मज़े करके आएंगे। तुम अपने भाई से कह रहे हो, इसका मतलब अकेले तो जाओगे नहीं, भाई को लेके जाओगे और दोनों लोग साथ में जाएंगे। स्पीकर लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो वी का वी का चेंज वी ही रहेगा, दे में नहीं होगा। 19 का बी फॉर बॉल लगाओ मिनट से पहले। 20 नंबर देखो, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड। पहली बात तो एक है हाउ मैनी, है ना, तुम्हें इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। जरा देखना चारों इंटरोगेटिव है, 1 2 3 चारों इंटरोगेटिव है भाई, बढ़िया। आई वंडर्ड, तुमने वंडर करा है, आई सेड, आई सेड, आई सेड, आई सेड, बिल्कुल ठीक बात है। वेंट अनहीडेड, वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मतलब जब सेंटेंस बन रहा होगा
सेकंड फॉर्म से बन गया, सेकंड फॉर्म इनडायरेक्ट में आई है ना, तो सेकंड फॉर्म किससे बन के आई होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन के आई होगी ना, सोच के देखो। सेकंड फॉर्म किससे बन के आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहाँ पर हैव गॉन लिखा है, गलत, ठीक है। सेकंड फॉर्म का चेंज सेकंड फॉर्म क्या यूनिवर्सल ट्रुथ थोड़ी है? सेकंड फॉर्म का चेंज सेकंड फॉर्म नहीं, या पास्ट का कोई एक्शन थोड़ी है ऐसा कि फिक्स एक्शन है या हिस्टोरिकल इफेक्ट है, नहीं। सेकंड फॉर्म का चेंज सेकंड फॉर्म नहीं होगा। बचा सी, बचा डी। देख लो, इसमें आया है हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, डू आई सेड डू डिस्कवरीज गो अनहीडेड। 20 का सी कहोगे डी कहोगे? देखो 20 का सी तो कह ही नहीं सकते, पूछो क्यों? अरे सी में हाउ मैनी ही नहीं आया, तो हाउ मैनी जब आया नहीं, डायरेक्ट में नहीं आया, तो इनडायरेक्ट में कैसे आ गया? देखियो इनडायरेक्ट में हाउ मैनी लिखा है, ये कैसे आ गया? नहीं, सी गलत, डी फॉर डॉग ठीक। एलिमिनेशन मेथड से सब कुछ हो जाता है। तुम ये मत सोचो कि आंसर क्या है, तुम ये सोचो क्या नहीं है। जब तक तुम नहीं वाले हटा दोगे ना, तो जो बचा होगा वो आंसर मिल ही जाएगा। गोपन सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। पहली बात तो दीस का चेंज दोज में होता है, दीस का चेंज किस में होता है? दोज में होता है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो देखना जरा, दोज दोज, दीज दीज, सी गलत डी गलत। आस्क्ड मी, इफ़ का इफ़। अब देखो कैन आया डायरेक्ट में, जब कैन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैन का चेंज कुड में होगा ना, तो यहाँ तो कैन लिखा है, कैन का चेंज किस में? कुड में। भाई ए फॉर एप्पल आंसर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 22 नंबर, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगन प्लानिंग अवर वर्क। देखो एक चीज़ है इट इज़ टाइम है, तो इट इज़ टाइम का चेंज इट वॉज टाइम में होगा। इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम। अरे तो चारों में सेम रखा है, चलो कोई बात नहीं। द बॉस सेड, द बॉस सेड, द बॉस सेड, द बॉस सेड दैट इज मैं, दैट इज मैं, दैट इज मैं, दैट इज मैं, चार इतना हिस्सा तो सेम है। वी बिगन सेकंड फॉर्म रखी है, कौन सी फॉर्म रखी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का चेंज किस में होगा? सेकंड फॉर्म का चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, समझ रहे हो? सेकंड फॉर्म का चेंज किस में होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हेड बिगन, हेड बिगन, बिगन का बिगन रखा है, गलत। बिगन का बिगन रखा है, गलत। बचा ए, बचा बी। बॉस ने कहा ये वही, इट इज़ टाइम वी बिगन प्लानिंग आवर वर्क, ये वही समय है जब हम अपनी तैयारी करनी शुरू करी थी, अपना तैयारी मतलब जो भी अपने काम की तैयारी शुरू करी थी। तुम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो? अब मेन सब ये बहुत आया पेपर में सेंटेंस 22 नंबर, हालांकि अब तो नहीं आता। देखो इट इज़ टाइम जो होता है ना, ये बेसिकली एक ऐसा एक्शन को दिखाया जाता है कि मतलब एक जैसे तुम कहना ये वही समय है जब हमने काम करना शुरू करा था। माना तुमने एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है, कोई ऐसा मान के चलो, एक कंपनी है जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं बहुत से लोग खड़े हैं, और माना एनिवर्सरी हो सकती है भाई कंपनी की, या 2 3 4 5 साल पूरे हो सकते हैं। तो बॉस तो एक ही होगा शुरुआत से, मतलब जिसने काम स्टार्ट करा है, वो स्टार्टअप स्टार्ट करा है, वो खड़े होकर स्पीच दे रहा हो सकता है लोगों को बता रहा हो कि वही टाइम है, आज का दिन वही दिन है। वी बिगन प्लानिंग अवर वर्क, कि हमने ये काम अपना काम करने की शुरुआत करी थी, हमने प्लानिंग करनी शुरू करी थी अपने काम के लिए, और आज देखो 5 साल हो गए, आज देखो 10 साल हो गए, ठीक है। तो ऐसे में जब बॉस कह रहा है सामने वाले को, किसी को भी बता रहा है, मान लेते हैं ABCD XYZ, किसको भी बता रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है कि बॉस ने एम्प्लॉयज़ को बताया है, किसको बताया है। हमें पता नहीं कि रिसीवर कौन है, हमें ये नहीं पता कि रिसीवर कौन है, किसको वो बता रहा है। तो जब तुम बॉस अपने किसी व्यक्ति को बता रहा है, बॉस बता रहा है किसी व्यक्ति को, तो अंडरस्टूड सी बात है, पहली बात तो जरूरी नहीं है वो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। किसी और को बता रहा है मतलब लिसनर तो इन्वॉल्व है नहीं, केवल स्पीकर इन्वॉल्व है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, तो आंसर बनना चाहिए दे। दूसरी बात, आपका कोई सर बॉस लिखा है, अगर बॉस लिखा है तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ को ही बता रहा हूँ, तो भाई एम्प्लॉयज़ को अगर बता भी रहा है तो एक चीज़ है, माना कि काम कितना आगे आ गया, जब बॉस ने काम शुरू करा होगा तो उन एम्प्लॉयज़ के साथ जरूरी नहीं है करा हो। जब बॉस ने कोई काम शुरू करा तो जरूरी थोड़ी उन एम्प्लॉयज़ के साथ करा जिनके साथ वो बात कर रहा है। जब तुम कोई स्टोरी सुनाते हो किसी को कि भाई हमने जो है ये काम तब शुरू करा था, हमने ऐसा करा था, हमने वैसा करा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम लोगों को इन्वॉल्व करना है। हम का मतलब उसके 2 4 5 10 लोग होंगे, कलीग जो होंगे साथ वाले, जिन्होंने फैक्ट्री कंपनी जो भी स्टार्ट करी है, आप सब लोग बाद में जुड़े होंगे, क्योंकि स्टार्टअप 2 3 लोगों का ही होता है। तो इस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी कम है कि जो सुनने वाला है वो उस टाइम पे साथ हो जब काम शुरू हुआ था, समझ रहे हो। कोशिश करो कि वी का चेंज वी मत रखो, वी का चेंज किस में कर दो, वी का चेंज दे में कर दो। 22 का बनेगा ए फॉर एप्पल, बेहतर है। और बाकी रिसीवर कोई और है, माना एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, क्योंकि मेंशन भी तो नहीं करा ना, मेंशन ही नहीं करा। रिसीवर कौन है, एम्प्लॉयज़ हैं कौन है पता नहीं है, रिसीवर का कुछ पता नहीं है कौन है, तो भाई मान के चलो कि सुनने वाला उस जब उन्होंने फैक्ट्री कंपनी को जो स्टार्ट करी थी तब वो साथ में था नहीं, तो आंसर दे बनेगा ना कि वी। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट द क्राइम, उसने जज से कहा कि भाई मैंने क्राइम जो है कमिट नहीं करा।
दूसरी बात, डिड नॉट कमिट का चेंज होगा हैड नॉट में, हैज़ में नहीं होगा, डिड में नहीं होगा, वॉज में नहीं होगा। 23 का बनेगा सी फॉर कैट। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 24 देखो, राहुल सेड, राहुल ने कहा आई विल डू इट नाउ और नेवर। राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट, राहुल सेड दैट, चारों में सेड दैट आया है साहब, अच्छी बात है। ही। अब देखो सेड आया है तो विल का चेंज वुड में तो होगा, तो विल का चेंज किस में होगा, वुड में, वुड ना। डू इट का डू इट, नाउ और नेवर, इसमें एक में लिखा है ही वुड नाउ और नेवर डू इट, और एक में लिखा है देन और नेवर। 24 नंबर बताओ भी क्या होगा। देखो नेवर का तो कोई चेंज होता नहीं है, नेवर तो ऐसा कैसे ही रहता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर मेन क्लोज पास्ट में हो तो नाव का चेंज किस में हो जाता है, नाव का चेंज किस में होता है, देन में। नाव का चेंज किस में होता है, देन में। तो यहाँ पर नाव का नाव लिखा है गलत, नाव का चेंज किस में होना चाहिए, देन में होना चाहिए। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। 24 का क्या बनेगा, सी फॉर कैट। 25 नंबर देख लो, माई फादर वंस सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था क्या, इफ़ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल, इफ़ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। भाई बढ़िया चीज़। एक चीज़ है पूछो क्या, कि सर दिस का चेंज दैट में होना चाहिए। अगर शुरू में पास लिखा है, माई फादर वंस सेड, माई फादर वंस टोल्ड हिम, ना, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज नहीं होते। ए फॉर एप्पल गलत। माई फादर वंस टोल्ड मी, माई फादर वंस टोल्ड मी, माई फादर वंस टोल्ड मी, बिल्कुल ठीक है साहब। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आया, दैट आया, दैट आया, दैट आया। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट ही आएगा। लास्ट में दिस लिखा है, दिस का चेंज दैट में होना चाहिए, दिस का चेंज दैट में। पहला तो चेक भी नहीं करना क्योंकि वो तो गलत हो गया, दैट में, लेकिन यहाँ दिस का चेंज दिस लिखा है, डिफॉल्ट ऑफ गलत। अरे दिस का चेंज दैट में होता है, अगर मेन क्लोज पास्ट में हो या रिपोर्टिंग स्पीच की वो पास्ट में हो तो दिस का चेंज दैट होता है, तो डी दैट हो गया। डी में दिस आ गया तो गलत है, बचा बी और बचा सी। अब देखो, इफ ही कुडंट ट्रस्ट, अब देखो हिज पीपल या फिर माई पीपल, ठीक है। देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग, सब कुछ सेम है भाई। घड़ी अटक गई है यहाँ आके कि हिज आना चाहिए या माई आना चाहिए। अब ज़रा देख लो, यहाँ पे पहले क्या रखा था, माई रखा था। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फादर के हिसाब से किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन फादर के हिसाब से माई में रहेगा। अरे फादर है ना, फादर तो ही है, और ही के हिसाब से क्या आएगा, हिज आएगा, है ना। ही के साथ अब दूसरा सब्जेक्ट देख लो ना, सब्जेक्ट क्या रखा है, ही रखा है ना। देखो आई है, आई का एडजेक्टिव माई है, ऐसी सब्जेक्ट ही है तो ही का एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। चलो ये बात भी छोड़ो तुम, ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी, प्रोनाउन में समझोगे ये चीज़, लेकिन मान लिया कि भाई माई रखा है, माई फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है, माई फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास जाता है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है माई फादर। माई फादर अगर सब्जेक्ट है तो फादर मतलब फादर का फादर तो रख नहीं सकते, फादर मतलब ही, और ही का एडजेक्टिव क्या होता है, ही का एडजेक्टिव हिज होता है। इसलिए आंसर बी फॉर बॉल बनेगा, सी फॉर कैट गलत है। माई का माई नहीं रहेगा, फर्स्ट पर्सन है, फादर के हिसाब से चेंज होकर किस में चेंज होगा, हिज में। माई का माई नहीं रहेगा, सी फॉर कैट गलत, बी फॉर बॉल सही। ठीक है, ये तुम्हारे पास कुछ आंसर्स हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए यार। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, हालांकि पहली क्लास थी तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग ही जाता है कराने में। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस पेज के 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। कल को इन दोनों के आगे से शुरू करेंगे। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा कि भाई फर्स्ट विटनेस को बुलाओ। भाई बड़ी अच्छी बात है। द जज सेड, अब देखो जज है, जज ने कहा है तो जज ने कमांड करा होगा। जज ने क्या करी होगी, जज ने करी होगी कमांड, है ना। द जज कमांडेड, द जज कमांडेड, कमांडेड, ठीक है, जज ने कमांड करी है, ठीक है। कॉल द फर्स्ट विटनेस, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ जाएगा, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ए ऑप्शन, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। दैट द फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड, देखो ये तो गलत ही हो गया भाई, फर्स्ट विटनेस बी कॉल्ड, बी वर्ड तुमने लगा दी, इसे हमारा वॉज वर्ड नहीं लगा सकते थे, अगर लगाना चाहिए रहे हो, माना पैसे बना ही रहे हो, फर्स्ट विटनेस को बुलाया जाए तो बी कहाँ से आ गया डायरेक्ट, बी कॉल्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म। अरे इजमार के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है, बी के साथ क्या थर्ड फॉर्म, गलत है यार, इजमार वॉज वर्ड कुछ तो लगाओ तभी तो बी लगाओगे, सी फॉर कैट गलत। देखो जरा, जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, जज ने कमांड करा फर्स्ट विटनेस को, बताओ, सोच के देखो, देखो ना, द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस, जज ने फर्स्ट विटनेस को कमांड करा। यार जज कमांड करेगा, जज के पड़ोस में 2 लोग खड़े होते हैं, डंडा से लेके वो भाला से लेके कुछ खड़े होते हैं, ये हाजिर हों, राम कुमार हाजिर हों, ये हाजिर हों, वो हाजिर हों, जो आवाज़ लगाते रहते हैं।
जज उनको बोलता है, ठीक है। उन दोनों में से कोई भी बंदा आवाज़ लगा देगा, हाजिर हो, और उसको बुलाया जाएगा। तो जज फर्स्ट विटनेस को कमांड नहीं करेगा, जज तो किसी व्यक्ति को कमांड करेगा कि वो बुलाए फर्स्ट विटनेस को। डी फॉर डॉग गलत है। जज कमांडेड का ऑब्जेक्ट फर्स्ट विटनेस नहीं हो सकता, है ना। कमांडेड ऑब्जेक्ट तो है कॉल का ऑब्जेक्ट है फर्स्ट विटनेस, कमांडेड का ऑब्जेक्ट थोड़ी है। बचा ए बचा बी, जरा बताओ क्या बनेगा। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। दोनों सेंटेंस सेम है। और याद करो, जब तुम्हें इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे तो उस टाइम पे बताया था रोका, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। अगर इनके साथ तुम्हें दो ऑप्शन मिल जाएं, एक में लिसनर दिया हो और एक में लिसनर ना दिया हो, हमेशा लिसनर दिए हुए वाले को बेहतर माना जाता है। क्लास में ही बताया था ये वाली बात शुरुआत में ही, मुझे पता था यहाँ से सवाल बनेगा, और तुम्हें क्लास में ये बात मेंशन करके दी थी साफ साफ। क्या? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस। अगर इन चारों में दो सिचुएशन मिल रही हो, एक में लिसनर दिया हो, एक में लिसनर दिया हो और एक में लिसनर नहीं दिया हो, तो हमेशा उस सेंटेंस को सही माना जाता है जिसमें लिसनर दिया हो, क्योंकि ये चारों के चारों शब्द ऐसे हैं जो अपने साथ लिसनर रखना पसंद करते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी लगा दो, लेकिन लगाना पड़ेगा। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। समझ रहे हो? आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। सेंटेंस नंबर 2 देखो। द क्वीन सेड टू हर सन, द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। रानी जो है क्या कह रही हैं, अपने बेटे से कह रही हैं, द क्वीन सेड टू द हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट। अब देखो, ऑर्डर्ड हर सन, टोल्ड हर सन। देखो जरा, ऑर्डर्ड तो आने से गया, ऑर्डर्ड क्यों नहीं आएगा बच्चे? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। कोशिश करो कि ऑर्डर्ड ना लगाओ फिलहाल, मतलब मजबूरी पड़ गई तो बात हो रहा है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ऑर्डर्ड वाले ऑप्शन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। द क्वीन टोल्ड हर सन, ठीक है साहब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। यू फर्स्ट पर्सन है, क्वीन के हिसाब से, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, हर सन के हिसाब से ही में चेंज होगा। ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड मस्ट है मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये मत सोचना कि रिमेन फर्स्ट फॉर्म है और इसका चेंज सेकंड फॉर्म में कर दूँ, ना ना ना, ये मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है और मॉडल के साथ यही फर्स्ट फॉर्म है। तो रिमेन तो ऐसी रहेगा क्योंकि मस्ट चेंज नहीं होगा, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होती, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी रहती है। मस्ट रिमेन देयर टिल योर सेकंड पर्सन है, हर सन के हिसाब से क्या आ जाएगा? हिज फादर। कॉल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का चेंज हो जाएगा कॉल्ड। यू ऑब्जेक्ट है, हर सन के हिसाब से क्या आएगा? हिम, और बैक का बैक। सब कुछ ठीक है यार, बी फॉर बॉल आंसर। सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डर तो बनेगा नहीं, आंसर बनेगा दूसरे का बी। आंसर क्या बनेगा? दूसरे का बी। तो कुल मिला के ये हमने कुछ 27-28 सेंटेंस करे हैं, 25 ये 26 27 सेंटेंस हमने सॉल्व करे हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मुझे लगता है 2 की जगह 3 क्लासेस देनी पड़ेंगी, कम सेंटेंस हमारे हो पाएंगे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें बेहतर से बेहतर दे पाऊँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए सभी को गुड नाइट।